नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। बस्तर लोकसभा सीट को लेकर बीजेपी पूरी तरह एक्टिव हो गई है। 1999 से लेकर 2019 तक इस सीट पर बीजेपी का दबदबा रहा था, लेकिन 2019 में कांग्रेस ने बाजी मारी थी। अब एक बार फिर बीजेपी अपने किले को वापस पाने के लिए रोड मैप तैयार कर रही है और इसी के तहत आज सीएम विष्णुदेव साय ने बस्तर से चुनावी शंखनाद किया। 11 में से 11 सीट 11 कमल के फूल के आशीर्वाद के रूप में छत्तीसगढ़ की जनता ने आदरणीय नरेंद्र मोदी को समर्पित किया। 3 महीना में उन्होंने कुछ तो काम किया नहीं। भाजपा के पास तो ऐसे ऐसे आवेदन हैं, कहा जाए तो जाने क्या क्या बातें हो जाए। बस्तर में एक बार फिर बीजेपी एक्टिव हो गई है। इस सीट को कांग्रेस से छीनने के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। यही कारण है कि विधानसभा की तरह अब लोकसभा चुनाव का शंखनाद भी इसी सीट से किया जा रहा है, जिसके लिए आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बस्तर पहुंचे। वहीं इस दौरान वो कार्यकर्ता सम्मेलन में भी शामिल हुए। सीएम साय के इस दौरे पर मीडिया से बातचीत करते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि बीजेपी पूरे साल इलेक्शन मोड में रहती है और इस बार 11 की 11 सीटों पर कमल खिलेगा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का चुनाव है, वो व्यक्तित्व जिसने अपने जीवन का कण कण और पल पल इस देश के प्रगति के लिए खपा दिया। आज उस व्यक्ति को जनता जनार्दन के आशीर्वाद की आवश्यकता है। यही आशीर्वाद मांगने के लिए पूरे बस्तर क्षेत्र में, पूरे छत्तीसगढ़ में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश के सह प्रभारी आदरणीय नितिन नवीन जी, हमारे सभी मंत्रीगण, सभी विधायकगण, सभी संगठन के पदाधिकारी, सभी लोग मैदान पे उतर चुके हैं और 11 में से 11 सीट 11 कमल के फूल के आशीर्वाद के रूप में छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को समर्पित करेगी। एक तरफ बीजेपी 11 की 11 सीटों पर जीत का दम भर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के प्रत्याशियों पर तंज भी कस रही है, जिनका अब तक पार्टी को लेकर ऐलान नहीं किया गया है। एक तरफ जहां बीजेपी कांग्रेस पर तंज कस रही है और डूबती हुई नैया हम हर बार बोलते हैं, छेद हो गया है, पानी भर रहा है तो लोग अपना आशियाना ढूंढ रहे हैं और कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं। आज इतना पीड़ित है कार्यकर्ता कि उनके सामने मुंह पर बोल रहा है कि 5 साल हम लोग आपसे मिलने के लिए तरस गए। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस की क्या स्थिति। कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव ही नहीं लड़ना चाहते थे। आला कमान ने, उनके कांग्रेस के आला कमान ने इनको जबरदस्ती उतार दिया है। आधे जगहों पर ये प्रत्याशी ही तय नहीं कर पा रहे हैं। मोदी जी की लहर ही नहीं सुनामी है, जिसमें कांग्रेस को पूरी तरह से बह जाना है। एक तरफ जहां बीजेपी कांग्रेस पर तंज कस रही है, तो वहीं दूसरी ओर पीसीसी चीफ दीपक बैज का कहना है कि बीजेपी की सरकार ने पिछले 3 महीने में कोई काम नहीं किया है। ऐसे में जनता के बीच जाना इनके लिए बड़ी चुनौती है। हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं। बाकी 5 सीटों में नाम नहीं आया है लिस्ट, हमें उम्मीद तक कल आएगा। आज का और इंतजार है, लेकिन पार्टी का काम चल रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के अलावा दिखता ही क्या है। 3 महीना में उन्होंने कुछ तो काम किया नहीं जो जनता के बीच में जाए। घूम फिर के कांग्रेस को ही देखना है भारतीय जनता पार्टी को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, प्रत्याशी चाहे आज डिक्लेयर हो जाए या कल डिक्लेयर हो जाए, हम लोग तो चाह रहे हैं जल्दी डिक्लेयर हो जाए, लेकिन कांग्रेस का काम, पार्टी का काम, पार्टी का मीटिंग हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे लोकसभा प्रभारी, विधानसभा प्रभारी लगातार कर रहे हैं। एक तरफ टिकट पर पेच फंसा हुआ है और दूसरी ओर अब मुलाकातों का दौर भी शुरू हो गया है।
तो बस्तर में टिकट को लेकर आज कवासी लखमा से दीपक बैज ने मुलाकात की। हालांकि इस मुलाकात को दीपक बैज ने केवल सौजन्य भेंट बताया है। इस बैठक के बाद दीपक बैज ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि आज पूर्व मंत्री वरिष्ठ नेता कवासी लखमा से शिष्टाचार भेंट हुई। इस दौरान आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा की गई। बस्तर के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्यों बस्तर छत्तीसगढ़ की सबसे हॉट सीट है। इसके लिए सबसे पहले आपको इस सीट का सियासी गणित बताते हैं। बस्तर लोकसभा सीट आदिवासी बहुल क्षेत्र आदिवासियों के लिए आरक्षित सीट है। राजनीतिक नजर से बेहद अहम है बस्तर। 1999 से 2019 तक बीजेपी का यहां पर दबदबा रहा। 2019 में कांग्रेस प्रत्याशी ने यहां पर चुनाव जीता और 39,000 मतों के अंतर से इस सीट पर चुनाव जीता था। वहीं इस सीट के जातिगत समीकरण की बात करते हैं तो यहां बस्तर में 60% आबादी आदिवासियों की है। वहीं ओबीसी आबादी 20% है और सामान्य आबादी की बात करें तो ये भी 20% ही मानी जा रही है। बस्तर लोकसभा सीट में कुल 8 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें जगदलपुर, बस्तर, चित्रकूट, कोंडागांव, नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा सीट शामिल है। वहीं बस्तर लोकसभा सीट के स्थानीय मुद्दे क्या हैं वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि इन्हीं मुद्दों पर यहां राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं और जनता के बीच पैठ बनाने की कोशिश की जाती है। सबसे पहला मुद्दा है नक्सलवाद का मुद्दा। इसके बाद मुद्दा है पलायन का। वहीं बेरोजगारी भी एक बड़ा मुद्दा यहां का माना जाता है और मूलभूत सुविधा आगमन की समस्या भी यहां पर देखने को मिलती है। तो ये कई सारे मुद्दे हैं बस्तर को लेकर के। अब बस्तर का सबसे बड़ा मुद्दा है नक्सलवाद और इसी मुद्दे पर काम करते हुए सीएम विष्णुदेव साय की सरकार ने पिछले 3 महीनों में कई बड़े नक्सली इलाकों में काम किए हैं। 2 महीने में बस्तर में हुए कई बदलाव। नक्सली इलाकों में 27 मोबाइल टावर लगाए गए। 35 किलोमीटर की सड़क यहां पर बनाई गई है। 10 नए कैंपों की शुरुआत की गई। नाइट लैंडिंग की व्यवस्था भी यहां पर की गई है। और अब आपको बताते हैं कि बस्तर में किस पार्टी ने कब विजय हासिल की। सबसे पहले बात करते हैं साल 1999 की। तो तब से लेकर 2014 तक बीजेपी का इस सीट पर कब्जा रहा। वहीं साल 2019 में कांग्रेस ने इस सीट पर कब्जा जमाया और अब बीजेपी एक बार फिर अपने गढ़ में वापसी का प्लान कर रही है। वहीं इस सीट पर मतदाताओं की बात करते हैं तो कुल मतदाताओं की संख्या है 13,31,127। महिला मतदाताओं की संख्या है 7,12,261, जबकि पुरुष मतदाताओं की संख्या है 6,59,824 और ट्रांसजेंडर की बात करते हैं तो 48 यहां पर उनकी संख्या है। और नए मतदाताओं की बात करें तो उनकी संख्या 19,681 है। सीएम विष्णुदेव साय ने आज बस्तर लोकसभा सीट से चुनावी शंखनाद किया। इस बीच लोकसभा की बात करें तो फिलहाल बीजेपी के पास 9 सीटें हैं और कांग्रेस के पास 2 सीटें। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी के वोट प्रतिशत की क्या स्थिति है। सबसे पहले बात 2009 की करें। बीजेपी ने 10 सीटों पर जीत हासिल की और कांग्रेस को केवल 1 सीट पर जीत मिली। इस बीच जहां बीजेपी को 45% वोट मिले तो वहीं कांग्रेस को 37.5% वोट मिले। अब बात करते हैं साल 2014 की। साल 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में जहां बीजेपी ने एक बार फिर 10 सीटों पर जीत हासिल की। इस बीच पार्टी को 49.7% वोट मिले। वहीं कांग्रेस को 39.1% वोट मिला। बात करते हैं 2019 की। तो बीजेपी ने 9 सीटों पर जीत हासिल की और उसका वोट प्रतिशत रहा 51.4%। दूसरी ओर कांग्रेस को 2 सीटें मिली और उसका वोट प्रतिशत रहा 41.5%। बीजेपी का वोट प्रतिशत कांग्रेस के मुकाबले लगातार बढ़ता नजर आया। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि किस सीट पर कौन काबिज है। सबसे पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई हैं कि आखिरकार कौन कौन सी वो सीटें रही हैं और किस उस सीट पर किस तरह से लगातार पार्टियों ने जीत हासिल करी है। और हमारे संवाददाता अनूप अवस्थी बस्तर से जुड़ गए हैं। अनूप, बस्तर से आज चुनावी शंखनाद बीजेपी की तरफ से कर दिया गया। मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचते हैं। बेहद महत्वपूर्ण और हॉट सीट मानी जाती है बस्तर। और अभी जो सियासी समीकरण है वो क्या दर्शा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए कीर्ति, बस्तर में जो नजर है वो पूरी प्रदेश की रहती है। विधानसभा के लिए माना जाता है कि बस्तर जो होता है वो सत्ता की चाबी कहलाता है। ऐसे में
भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि जो ये लोकसभा सीट है बस्तर की, जो 2019 में भाजपा हार गए थे, उसे किसी भी तरीके से वापस लिया जाए। चूंकि लक्ष्य है भाजपा का 370 सीटों जीतने का, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि 11 की 11 सीटें प्रदेश की जीती जाए। ऐसे में बस्तर जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है, चूंकि यहाँ पर पहले चरण में चुनाव हो रहा है। ऐसे में इसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत यहाँ पर झोंक दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपना मोर्चा संभाला है। आज दंतेवाड़ा में वो उन्होंने चुनावी प्रचार किया। कल वो पुनः बस्तर आ रहे हैं और सुकमा के अलावा चित्रकूट विधानसभा के लोहंडीगुड़ा में उनकी जनसभा आयोजित की जा रही है, जहां पर वो जनता को संबोधित करेंगे और भाजपा के उम्मीदवार के पक्ष में वोट मांगेंगे। इसके अलावा क्षेत्रीय संगठन महामंत्री हैं अजय जामवाल जी, पवन साय हैं, दोनों भी बस्तर का दौरा कर रहे हैं। आज उन्होंने जगदलपुर में चित्रकूट, बस्तर और जगदलपुर विधानसभा के पदाधिकारियों की बैठक ली। इसमें प्रबंध समिति और कोर कमेटी के सदस्य शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि मोदी की गारंटी 370 का लक्ष्य, केंद्र सरकार की योजनाओं के बलबूते में कैसे भी कर इस सीट को हासिल करना ही है। जी अनूप, अगर हम विधानसभा चुनावों को इससे जोड़ करके देखें तो बीते चुनाव में देखा कि कांग्रेस ने बेहतर किया था और उसके बाद उसी तरह से हमने देखा कि लोकसभा चुनावों में भी कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला। लेकिन अब की बार का जो विधानसभा चुनाव रहा उसमें कांग्रेस को उस तरह से वोट नहीं मिले और बीजेपी यहां पर अपना दबदबा कायम करती हुई नजर आई थी। क्या इसकी एक और झलक उसी तरह से लोकसभा चुनावों में भी देखने को मिल सकती है? बिल्कुल कीर्ति, सवाल बहुत सही है आपका। पिछला 2019 का भी हमको परिणाम को जोड़ना चाहिए, देखना चाहिए, तुलना करना चाहिए कि किस तरीके से पिछले लोकसभा चुनाव में लोकसभा का जो रिजल्ट था बस्तर का खास तौर पर वो भाजपा के पक्ष में नहीं गया था, क्योंकि बस्तर की जो अधिकतर विधानसभा सीटें थी वो भाजपा हार गई थी। अब जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में सरकार बन गई है, अधिकतर सीटें भाजपा ने बस्तर की जीत ली हैं। ऐसे में भाजपा चाह रही है कि विधानसभा की तर्ज पर ही ये सीट को भी किसी न किसी तरीके से हासिल किया जाए, और यही एक गणित है जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने 20 दिन पहले ही अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया था। महेश कश्यप जो हैं वो कई हिंदूवादी संगठनों से जुड़े रहे हैं, धर्मांतरण के खिलाफ उन्होंने काम किया है। चूंकि ये भाजपा मान के चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक धर्मांतरण को लेकर प्रो व्यक्ति को उतारा जाए। चूंकि भारतीय जनता पार्टी के टारगेट में हमेशा से पीसीसी का अध्यक्ष दीपक बेच रहे, धर्मांतरण को लेकर उन्होंने निशाना भी साधा है पीसीसी अध्यक्ष पर आरोप लगाया है कि वो चर्च का उद्घाटन करते रहे और धर्मांतरण को सह देते रहे। ये आरोप जो है पिछले 5 साल में कई बार भारतीय जनता पार्टी ने लगाए कांग्रेस के ऊपर, और यही मुद्दे के सहारे ही भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि ये लोकसभा चुनाव में भी पार कर लिया जाए। जी अनूप, अगर हम यहाँ पर चुनौतियों को देखें बस्तर की, तो सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर नक्सलवाद को लेकर के देखने को मिलती है। और जब से हमने देखा है कि बीजेपी की सरकार आई है, कहीं ना कहीं नक्सली जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव होते हुए नजर आए हैं। तो क्या ये एक चुनौती हो सकती है? अब बिल्कुल, नक्सलवाद हमेशा से चुनौती रहा है सरकारों के लिए, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस की सरकार हो। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई और उसके बाद से सरकार ने ऐलान किया हम शांति वार्ता करेंगे और नक्सलियों से चर्चा करेंगे, लेकिन नक्सलियों की ओर से क्या प्रत्युत्तर आता है? नक्सलियों ने सिरे से खारिज किया शांति वार्ता को लेकर, मुद्दे स्पष्ट करने की बात कही सबसे पहले। इसके अलावा नक्सलियों के तरफ से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को निशाना बनाया जाए, यानी कि कहीं ना कहीं जो शांति वार्ता है उसको लेकर खलल नक्सली पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि नक्सलवाद इतना आसान मुद्दा नहीं होगा किसी भी सरकार के लिए हल करना, क्योंकि कैडर नहीं चाहेगा अगर नक्सली भाजपा के कार्यकर्ताओं को या नेताओं को निशाना बना रहे हैं, तो ऐसे में सरकार जो है शांति वार्ता की ओर आगे बढ़े। लेकिन नक्सलवाद एक बड़ा मुद्दा रहा है प्रदेश सरकार के लिए भी, केंद्र सरकार के लिए भी। पिछले 2 सालों से हम देख रहे हैं गृह मंत्री, जब भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब भी छत्तीसगढ़ का दौरा करते हैं तो वो अपने भाषण की शुरुआत इसी बात से करते हैं कि हमने नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में कम किया है, और उन्होंने एक वादा भी किया था कि डबल इंजन की सरकार अगर यहाँ बनती है तो हम अगले 2 से 3 सालों में नक्सलवाद को खत्म भी करेंगे। तो चुनौती बिल्कुल है नक्सलवाद,
लेकिन प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार इसे किस रास्ते से हल करेगी, ये देखना होगा। अनूप, आदिवासी जो यहाँ की संख्या है वो बहुत ज्यादा है बस्तर की, और जिस तरह से हम देखें कि पहला आदिवासी मुख्यमंत्री बीजेपी की तरफ से रखा गया, ये कितना ज्यादा इम्पैक्ट डाल सकता है इस चुनाव में, और 3 महीने का जो कार्यकाल रहा है वो किस तरह से इम्पैक्ट डाल सकता है? देखिए, पिछले 2 सालों से कीर्ति भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों को साधने में लगी है। हमने देखा राष्ट्रपति को जब द्रौपदी मुर्मू को बनाया गया तो भारतीय जनता पार्टी ने काफी पॉजिटिव प्रचार किया आदिवासियों को लेकर कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासी विरोधी नहीं है, क्योंकि हमेशा से कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती रही है भाजपा पर कि वो आदिवासी दलित विरोधी है। ऐसे में भाजपा ने एक खास रणनीति बनाई है कि हमको अपनी छवि बनानी है, हम आदिवासी विरोधी नहीं है। उसी के तहत एक बड़ा फैसला लिया भारतीय जनता पार्टी ने और एक आदिवासी सीएम दिया। भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार इस बात को कहते रहे कि हाँ, हमने ये पहला आदिवासी नेता सीएम के रूप में प्रदेश को दिया है। अब आदिवासी जो है भारतीय जनता पार्टी पे ज्यादा भरोसा जता पाएंगे। जी अनूप, एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि यहां पर कोशिश यही है कि मोदी की गारंटी के तौर पर जिस तरह से चेहरा रखा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और दूसरी तरफ कांग्रेस का वो तमाम सारे चेहरे हैं, क्या इंपैक्ट आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा बस्तर में फिलहाल के लिए हो सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रधानमंत्री एक ब्रांड है और आदिवासी इलाके में भारतीय जनता पार्टी ने मोदी को काफी अच्छे से भुनाया भी है। यही कारण है कि पिछले जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी ने 2 महत्वपूर्ण सभाएं की थी, एक जगदलपुर में और कांकेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और ये दोनों सीटें भाजपा ने जीती ही जीती। इसके अलावा जो पूर्वानुमान लगाया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासी बेल्ट में वापसी नहीं कर पाएगी, लेकिन इस झुटलाया भारतीय जनता पार्टी ने और भाजपा ने वापसी की। ये मुमकिन हो पाया मोदी के ही कारण, मोदी की गारंटी के कारण ही, और मोदी की लगातार सभाओं के चलते ही ये मुमकिन हो पाया कि भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर वापसी की। ऐसे में लोकसभा चुनाव को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी को पूरा भरोसा है कि लोग जो है आदिवासी बहुल बस्तर में मोदी पर ही भरोसा जताएंगे और मोदी की गारंटी पे विश्वास करके एक बार फिर यहाँ पर सांसद जो होगा वो भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी मान रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जनता इस बार जाएगी बीजेपी के साथ ही। फिलहाल बहुत शुक्रिया है तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका अनूप।